नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे फिर से आप सभी का एक बार जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जहां आज हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1833 पे, या जिसे हम 1833 का आज्ञा पत्र भी कहते हैं। 1833 का आज्ञा पत्र, हम इस नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो 1833 के आज्ञा पत्र पे जिन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु हैं क्रमशः। इसका सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि किस बैकग्राउंड पे इसके प्रावधानों का, इसके जो भी विशेषताएं हैं, इसकी पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या प्रावधान इसमें निर्धारित किए गए, उस पर बात करेंगे। इसके बाद उन प्रावधानों की आलोचनात्मक चर्चा भी करेंगे, जहां पर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म होगा कि इसकी क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, इसका किस प्रकार का ओवरऑल प्रभाव हमारे देश में पड़ता है। तो सबसे पहले हम जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं, इसके बैकग्राउंड पे, इसकी पृष्ठभूमि पे। क्या देख रहे हैं हम? इसकी पृष्ठभूमि। और पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देखेंगे हर उस बिंदु को, हर उस फैक्टर को जिसके आधार पर इस संवैधानिक विकास के प्रावधानों का निर्माण किया गया। तो देखिए, यहां पे जो भी प्रावधान निर्मित हुए उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण भारत में तो हुआ ही, साथ में इसकी पृष्ठभूमि और कहां बन रही थी? यूके यानी ब्रिटेन में भी इसकी पृष्ठभूमि निर्मित हो रही थी। अब ब्रिटेन के वो फैक्टर्स जिसके आधार पर इस संवैधानिक संशोधन की जो ये पड़ाव है, जिसके प्रावधानों का निर्माण किया गया, तो उन फैक्टर्स पे हम उन बिंदुओं पर अगर चर्चा डालें तो सबसे पहला आता है 1813 के बाद ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अचानक जो वृद्धि हुई, अचानक जो वहां पे इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अचानक से 1813 के बाद जो वृद्धि हुई, उस कारण से जब उत्पादन बढ़ गया इनका, तो उत्पादन को खपाने के लिए इनको बहुत सारे कॉलोनीज की और आवश्यकता पड़ी। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो आपके संवैधानिक सुधार हुए, इसमें काफी कुछ ऐसी बिंदुओं का निर्माण हुआ जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन में होने वाले सरप्लस प्रोडक्शन को खपाना। ठीक है, तो हम उस पर विचार करेंगे। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण बनता है एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज, एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज, ब्रिटेन के उपनिवेशों का विस्तार। अब क्या था, 1813 के बाद देखा जाए तो ब्रिटेन को और सारे उपनिवेश मिल गए थे। भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपनिवेश थे जहां पर ब्रिटेन अपने माल को खपा सकता था, अपने अत्यधिक उत्पादन को खपा करके बहुत ज्यादा वहां से लाभ ले सकता था, वहां के कच्चे मालों का प्रयोग अपने यहाँ के कारखानों में कर सकता था। तो इस बार जो संवैधानिक संशोधन हुए उसमें काफी हद तक इन बातों को ध्यान रखा गया कि जो प्रावधान बनेंगे वो किस आधार पे बनेंगे। जो ब्रिटेन की कॉलोनीज अब बढ़ गई थी, ब्रिटेन में उत्पादन बढ़ गया था, तो अभी जो भी प्रावधान इससे संबंधित हैं उस पे हम फोकस करेंगे। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण था ब्रिटेन में 1830 का इलेक्शन। इलेक्शन 1830 का जो इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में क्या हुआ कि जो पार्टीज थी, क्या है कि यहां पे एक लिबरल पार्टी बनी जिसे हम विंग दल के नाम से जानते हैं। तो जो विंग दल था, ठीक है, वो एक उदारवादी पार्टी थी ब्रिटेन की, और सत्ता में आने के पहले जो उसका एजेंडा था, उस एजेंडे में उसने, चूंकि भारत पे सभी का इंटरेस्ट था, ब्रिटेन की सारी जनता चाहती थी भारत आए और भारत से व्यापार करके मोटी रकम कमाएं ताकि वहां जीवन स्तर उनका अच्छा हो सके। तो जिसको एक बार भी भारत आने का मौका मिल जाता था, उसका सातों जन्म सुधर जाता था ब्रिटेन में। ठीक है, तो निश्चित तौर पर यही नहीं बल्कि ब्रिटेन के एजेंडे में विंग दल के ये भी था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं
तो निश्चित तौर पे ब्रिटेन के लोगों को भारत में अधिक से अधिक लाभ कमाने के प्रावधान हम सुनिश्चित करेंगे, ताकि ब्रिटेन का व्यक्ति आसानी से भारत जाकर के ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके लाभ कमा सके। तो इसकी व्यवस्था की गई। अब बहरहाल आपको बता दूं कि 1830 के चुनाव में विंग दल की ही विजय हुई और उसने अपने एजेंडे के अनुरूप वहां के लोगों को भारत आने के लिए और यहां जमीन तक खरीदने के लिए, यहां पे प्रॉपर्टीज खरीदने का भी आज्ञा प्रदान किया, जिससे वहां के लोग आकर यहां पर अपनी निजी फैक्ट्रियां लगा सके। और जब निजी फैक्ट्रियां लगा सके, संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार उनको दे दिया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ब्रिटेन का और ज्यादा लाभ वहां के लोगों को मिलने लगा। इस तो जो प्रावधान थे उसमें वहां के लोगों के व्यक्तिगत लाभ की चिंता की गई। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए थे, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति के बाद ह्यूमन राइट्स का जो मैटर है वहां जोर पकड़ रहा था। मानवाधिकारों की बातें वहां पर खुलकर की जाने लगी थी ब्रिटेन में। तो अच्छा, ये जो मानवाधिकार है ये हमने कहां से ग्रहण किया? ब्रिटेन ने फ्रांस से ग्रहण किया। तो जब फ्रांस की क्रांति के बाद मानवाधिकार की बातें होने लगी, तो निश्चित तौर पर जो उदारवादी दल बनी उसने भारत के संबंध में भी कुछ ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए जिससे भारतीयों के मानवाधिकार की सुरक्षा की जा सके। तो वो भी इस आपके संवैधानिक सुधार का जो पड़ाव है, 1833 का चार्टर है, उसका एक अंग बना ये प्रावधान भी। तो इस प्रकार देखा जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे प्रावधान थे जो इस पृष्ठभूमि से निर्मित हुए थे। बाकी एक सबसे बड़ी पृष्ठभूमि तो थी ही कि भारत को किसी भी तरीके से अब कंपनी का शासन छीन करके, कंपनी से शासन के अधिकार छीन करके अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ब्रिटेन के राजा के नाम से यहाँ पे शासन चलाना है। ठीक है, तो ये तो पृष्ठभूमि सारे संवैधानिक सुधार की है, लेकिन कुछ स्पेशल फैक्टर्स जो है वो उस समय के जो करंट मैटर्स होते हैं, क्षमा चाहूंगा, जो करंट मैटर्स होते हैं उनसे भी इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो ये हो गई पृष्ठभूमि जिसने काफी हद तक चार्टर एक्ट 1838 को प्रभावित किया, जिनके आधार पर काफी सारे प्रावधान हमारे निर्मित हुए। तो चलिए आगे देखते हैं उन प्रावधानों को